अंदर एक दो चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूं टर्मिनल के हवाले से और जो Node.js की कमांड्स हैं उसके हवाले से। तो कुछ इसके अंदर कुछ कमांड्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं Node.js के अंदर। अच्छा, सबसे पहले तो आप इस एक बात को जहन में रखें कि जब भी आप Node.js की प्रोजेक्ट से रेलिवेंट कोई कमांड आप रन करते हैं, जैसे कि npm run dev फॉर एग्जांपल, लेट सपोज कि आपको आपके प्रोजेक्ट की जो package.json है इसकी आपको कमांड्स रन करनी है, तो आपको इसकी डायरेक्टरी के अंदर आपको जाना पड़ता है, तब आपको ये कमांड्स रन करनी होती हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि टर्मिनल जब आप VS कोड के अंदर यूज़ करेंगे, तो जब VS कोड आपका टर्मिनल इसको VS कोड के अंदर टर्मिनल को यूज़ करने का बेनिफिट आपका ये होता है कि ये आपका डायरेक्टली उस प्रोजेक्ट के अंदर डायरेक्टली पॉइंट हुआ होता है, तो आपको पॉइंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। अब लेट सपोज़ कि मैं यहाँ से इस टर्मिनल को बंद कर देता हूँ और इस टर्मिनल को अगर मैं दोबारा से ओपन करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरी उस डायरेक्टरी के अंदर पॉइंट हुआ है जिस डायरेक्टरी के अंदर मैंने ये प्रोजेक्ट को ओपन किया हुआ है यहाँ पे अपने टर्मिनल अपने VS कोड के अंदर। तो ये VS कोड के अंदर अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको ये बेनिफिट होता है कि आपको एक ही विंडो के अंदर सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं और ये डायरेक्टली उस प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी पॉइंट हुआ होता है। अब ये तो एक केस हो गया। अब सेकंड सिनेरियो आपके पास ये है कि फॉर एग्जांपल तो वो सेपरेट विंडो के अंदर जब आप टर्मिनल को यूज़ करते हैं तो इसके अंदर आपको उस डायरेक्टरी के अंदर जाना पड़ता है। ठीक है। मतलब लेट सपोज कि अभी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पे मेरी रूट की डायरेक्टरी दिखा रहा है जो कि मेरी प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर दो तीन कमांड्स होती हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। लेट सपोज के अगर आपको आप जिस डायरेक्टरी के अंदर हैं और इस डायरेक्टरी के अंदर अगर आपको ये देख रहे हैं कि कौन कौन सी फाइल्स हैं, कौन कौन से फोल्डर्स हैं, तो इसके लिए आपकी एक कमांड होती है ls के नाम से। ठीक है। तो ls जब आप टाइप करते हैं तो ये आपको जिस डायरेक्टरी के अंदर आप अभी हैं इस डायरेक्टरी का वो ये आपको इसके अंदर की सारी डायरेक्टरीज आपको ये दिखा देता है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास एप्लीकेशंस की डायरेक्टरी आ रही है, क्रिएटिव क्लाउड, और ये डायरेक्टरी आपके पास आ रही है, और इसी तरह से आपके पास और भी काफ़ी सारी डायरेक्टरीज आ रही हैं जिसके अंदर एक डॉक्यूमेंट्स भी हैं, डाउनलोड्स भी हैं। तो ये सारी डायरेक्टरीज आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसके अंदर डायरेक्टरी को लिस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे ls की कमांड होती है जिसके अंदर आप जिस डायरेक्टरी के अंदर आपका टर्मिनल की पोजीशन है अभी, इस डायरेक्टरी के अंदर आपकी सारे फोल्डर्स आपके यहाँ पे लिस्ट हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे एप्लीकेशंस की डायरेक्टरी के अंदर जाना है या फिर आपको डॉक्यूमेंट्स की डायरेक्टरी के अंदर जाना है, तो इसके अंदर जाने के लिए आपके पास एक कमांड होती है cd, और cd के बाद आप यहाँ पे डायरेक्टरी का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट्स और मैं शॉर्ट नेम लिखता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे टैब को प्रेस करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली फिल कर देता है इसको, जो भी हमारी डायरेक्टरी है उसको यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल कर देता है cd स्पेस और फिर आपकी डायरेक्टरी का नाम। ये करने के बाद मैं इंटर करता हूँ तो अब मैं यहाँ पे इस डायरेक्टरी के अंदर चला गया डॉक्यूमेंट्स। अब अगर मैं यहाँ पे ls करता हूँ तो अब ये मुझे यहाँ पे बता रहे हैं इस डॉक्यूमेंट्स की डायरेक्टरी के अंदर जो भी मेरी यहाँ पे फोल्डर्स बने हुए ये उन फोल्डर्स को मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे आपको एमोवेस नज़र आ रहा है, दिनार, और ये सारी आपको डायरेक्टरीज आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से आप यहाँ पे और भी अपने जिस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का आप फॉलो कर रहे हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, तो उसी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर आप यहाँ पे जाएंगे, मतलब जो भी जहाँ पर भी आपने अपने प्रोजेक्ट को क्लोन किया हुआ है उस प्रोजेक्ट के अंदर आप जाएंगे और वहाँ पे जाने के बाद आप अपने यहाँ पे अपनी कमांड्स को आप रन कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि जो भी आप कमांड रन करेंगे वो आपकी उस रूट के ऊपर होनी चाहिए जहाँ पे आपकी package.json है, अदरवाइज़ आपकी वो कमांड रन नहीं करेगा। ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप ये एक्सटर्नल टर्मिनल यूज़ कर रहे हैं, अगर आप एक्सटर्नल टर्मिनल यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर आप VS कोड के अंदर अगर आप टर्मिनल यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास जब आप प्लग है। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने आपको cd की कमांड बताई है जिसके अंदर आप डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं, और अगर आपको एक डायरेक्टरी पीछे जाना है तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं cd और डॉट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जाता हूँ cd डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। अब अगर मुझे एक डायरेक्टरी पीछे जाना है तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा cd और डॉट। ठीक है। तो ये मुझे वापस एक डायरेक्टरी पीछे लेकर आ गया है। ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ cd डॉक्यूमेंट्स और फिर मैं इसके बाद अंदर जाता हूँ जिसके अंदर मैं अपना नाम टाइप करता हूँ, अब मुझे वापस और पीछे जाना है तो अब इसके लिए मैं क्या करूँगा cd डॉट फिर उसके बाद डॉट। तो फिर ये वहाँ पे तो जितने आप यहाँ पे डॉट और स्लैश आप यहाँ पे लगाएंगे तो आप उतनी डायरेक्टरीज आप यहाँ पे पीछे चले जाते हैं। ठीक है। तो ये आपकी 2-3 कमांड्स होती हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। अभी फ़िलहाल आप इन कमांड्स को ध्यान में रखें, फिर बाद में मैं आपको इसकी मज़ीद और भी कमांड्स में आपको बताऊँगा जो कि आपको हेल्प करेगी टर्मिनल की।
ठीक है। तो ये आपकी कमांड्स आपकी हेल्प, ये आई होप कि ये वाली कमांड्स आपको हेल्प करेंगी आपकी डायरेक्टरी से मूव अराउंड करने के लिए। और वैसे अगर आप यहाँ पे इंटरनल टर्मिनल अगर आप यूज़ करते हैं VS कोड का, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, मतलब एक ही विंडो के अंदर सारी चीज़ें मैनेज करने में। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। जी सर। ओके, अच्छा, अब इसके अंदर अक्सर आप लोगों को प्रॉब्लम आती है नोड मॉड्यूल्स, नोड जेएस के अंदर जब आप काम करते हैं तो आपको काफ़ी सारे आपको एरर्स आते हैं। तो मतलब इसके अंदर एरर्स जो है वो बहुत ही कॉमन होते हैं, और हर सिस्टम के अकॉर्डिंगली एरर्स आपके डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई प्रोजेक्ट अगर मेरे पास सही चल रहा है तो वो आपके पास भी सही चल रहा हो, क्योंकि ये चीज़ आपकी डिपेंडेंट होती है जो आपके नोड जेएस के वर्जन जो आप यूज़ करते हैं, उसके अलावा जो आपके प्रोजेक्ट के वर्जन जो आप यूज़ कर रहे हैं। तो जो आपके यहाँ पे जो वर्जन्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये वर्जन्स और आपके नोड जेएस के वर्जन्स, ये आपके समटाइम्स ऐसा होता है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपके प्रोजेक्ट्स में जो है वो एरर्स आ रहे होते हैं। तो उनको आपको अपने अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा कि वो आपके एरर्स किस तरह का वो एरर आपको आ रहा है। तो इससे आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो भी आपकी एक इम्प्रूव होगी। तो इसके अंदर जो भी आपको एरर्स आ रहे हैं, आप उन एरर्स को पहले पढ़ें प्रॉपर्ली, उन एरर्स को पढ़ें, फिर उन एरर्स को पढ़ने के बाद आपको अगर समझ में आता है वो एरर कि इसके अंदर ये एरर आ रहा है, तो फिर आप उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। अगर रिजॉल्व नहीं होता तो आप अपने तौर के ऊपर उसका थोड़ा सा रिसर्च करें, मतलब गूगल के ऊपर जाएँ, वो आप उन एरर्स को आप लिखें, उनके आप कमेंट्स पढ़ें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि जो एरर्स आप फेस कर रहे होते हैं वही एरर्स दूसरे लोग भी दूसरे जो यूज़र्स हैं वो भी फेस कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको आंसर्स मिल जाते हैं। ठीक है, और मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपको आंसर नहीं मिलते हैं। मोस्टली जो एरर्स होते हैं वो आपके कॉमन एरर्स होते हैं जो कि दूसरे यूजर्स भी फेस कर रहे होते हैं। तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तो आपके पास यहाँ पर बहुत ही कोई डिफ़ॉल्ट पैकेजेस हैं। मतलब जब आपका प्रोजेक्ट बड़ा होता है तो इसके अंदर आप बहुत और भी काफ़ी सारे पैकेजेस जब आप ऐड करते हैं तो उसके अंदर आपके पास एरर के चांसेस और ज़्यादा होते हैं। तो ये आपको डिपेंडेंसीज आपको ये मैनेज करना आनी चाहिए। तो इसके अंदर आपको जब ये जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट के अंदर आगे बढ़ेंगे तो फिर आप ठीक है, क्योंकि ये जो वर्जन आपके होते हैं ये आपके हर पैकेज का आपका अपना वर्जन होता है। जैसे अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास अभी 3 डिपेंडेंसीज़ हैं। डिपेंडेंसीज़ के अंदर एक रिएक्ट है, रिएक्ट डॉम है और एक नेक्स्ट है। तो हर डिपेंडेंसी का आपका अपना वर्जन है। मतलब इसका ये असल में ये जो आपके पैकेजेस होते हैं ये आपके ओपन सोर्स पैकेजेस हैं। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि इंडिविजुअल्स होते हैं, कुछ कंपनीज़ होती हैं जो कि इन प्रोजेक्ट्स को इन पैकेजेस को मैनेज कर रही होती हैं। ठीक है, तो वो अपनी रिलीजेस निकालती रहती हैं कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि आपको कोई एरर आ रहा है, आपने वो अपना एरर जो है वो गिटहब के ऊपर जाके अपने इश्यूज़ बना के आपने इस फॉर एग्जांपल आप रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करने में कोई एरर आ रहा है, आपने कोई एरर वहाँ पे उनको रिपोर्ट किया। तो अब जब वो न्यू रिलीज़ जब आपकी सबमिट करते हैं, पब्लिश करते हैं, तो फिर वो यहाँ पे आपके वर्जन्स आपके अपडेट हो जाते हैं, आपके वर्जन्स यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। तो उसकी वजह से आपको अपने जो डिपेंडेंसीज़ हैं उनको मैनेज करना आना चाहिए कि वो डिपेंडेंसीज़ आपकी जो है वो किस तरीके से और किस टाइम के ऊपर आपको अपडेट करनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी नया पैकेज आया और आपने फ़ौरन से उसको अपडेट कर लिया। उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करें, उसको स्टेबल होने दें, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कोई पैकेज आपका आए और वो फ़ौरन ही स्टेबल हो जाए। उसको लोग यूज़ करना शुरू करते हैं और उसके अंदर कुछ इश्यूज़ होते हैं, कुछ एरर्स होते हैं, वो रिपोर्ट करते हैं। फिर वहाँ से वो जो उनकी टीम्स होती हैं वो उनको फिक्स करती हैं। फिक्स करने के बाद फिर वो पब्लिश करती हैं। तो वो तो थोड़ा टाइम लगता है उन पैकेजेस को स्टेबल होने में। मतलब कोई फॉर एग्जांपल यहाँ पर रिएक्ट जेएस का 18 वर्जन आपको नज़र आ रहा है या नेक्स्ट जेएस का 14 वर्जन आपको नज़र आ रहा है। अब लेट्स सपोज कल इनका 15 वर्जन रिलीज़ हुआ और आपने फ़ौरन से यहाँ पे 15 वर्जन आपने अपडेट कर लिया। तो ऐसा नहीं करें, इसको थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा स्टेबल होने दें, हफ्ता 2 हफ्ते 15-20 दिन गुजरने दें, 1 महीना गुजरने दें, फिर उसके बाद आप अपने पैकेजेस को आप अपडेट करें। क्योंकि अब इसमें ऐसा भी होता है कि लेट्स सपोज कि नेक्स्ट जेएस का 15 वर्जन चल रहा है और वो कंपेटिबल है रिएक्ट जेएस के 18 वर्जन के साथ, और नेक्स्ट जेएस से अपना वर्जन लॉन्च कर दिया लेकिन रिएक्ट जेएस ने अपना वर्जन लॉन्च नहीं किया है। ठीक है, मतलब रिएक्ट जेएस आपका अभी कंपेटिबल नहीं हुआ है नेक्स्ट जेएस के फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो इसके लिए इस वजह से आपको मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा वेट करें ताकि जो दूसरे पैकेजेस हैं उनको उन डिपेंडेंसीज़ पे काम करने दें, उनको उसकी सपोर्ट पे काम करने दें, बाद में आप अपने पास अपडेट करें। मतलब ये डिपेंडेंसीज़ को मैनेज करने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि यूज़ करते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ सर ना एक स्ट्रक्चर इसका, जैसे आपने HTML CSS का स्ट्रक्चर बताया था, इसमें जैसे हम एक प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एक फोल्डर बना के उसको जो है ना VS कोड में ओपन करते हैं जी, या उसके बाद हम टर्मिनल पे जाके अपनी कमांड्स को रन करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं जब रन कर रहा था ना एक कमांड यानी कि npx create
नेक्स्ट ऐप लेटेस्ट @लेटेस्ट की, तो वो सर मेरे पास एरर आ रहा था, वो मेरा ख्याल है शायद यही शायद डायरेक्टरी की वजह से आ रहा था। तो मैं ट्रायल करूंगा दोबारा इसको इंशाल्लाह। लेकिन इसका एक ना आप एक यही, अगर मैं ठीक कह रहा हूँ तो एक स्ट्रक्चर इसका बता दें कि अगर हम जब भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहें तो कौन कौन सी चीज़ें स्टार्टिंग में इंस्टॉलेशन कैसे जी करनी ठीक है, चाहिए। मैं बता देता हूँ आपको। मैंने वैसे ये फर्स्ट सेशन के अंदर मैंने बताया था, लेकिन मैं दोबारा एक दफ़ा इसको रिवाइज करवा देता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैं थोड़ा क्विकली मैं इसको बताता हूँ, फिर उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपकी एक ग्लोबल डिपेंडेंसी होती है Node.js की। अगर आपने Node.js इंस्टॉल किया हुआ है तो वो आपको बार बार अपने प्रोजेक्ट के साथ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ये इसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप अपने नोड बनाते रहें, जो आपके नोट्स हैं ना वो नोट्स आप अपने बनाते रहें, ताकि आप बाद में उसको भूलें नहीं और फिर उसको आप प्रॉपर्ली फॉलो करें, ठीक है। तो अपने पास पेन और कॉपी हमेशा रखा करें, और जो भी आपको कोई चीज़ नोट्स में लिखनी हो तो वो आप लिख लें उसमें, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है, अच्छी प्रैक्टिस है ये। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है कि जब भी आप कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो Node.js आपकी प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी नहीं होती, Node.js आपकी सिस्टम की डिपेंडेंसी होती है। ये ध्यान में रखें कि जो Node.js आपका होता है वो आपका प्रोजेक्ट रेलिवेंट नहीं होता, वो आपका सिस्टम से रेलिवेंट जो एक पैकेज है वो होता है इंस्टॉलेशन। तो Node.js आपको बार बार हर प्रोजेक्ट के साथ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। Node.js आपका इंस्टॉल होना चाहिए आपके पीसी के अंदर। फिर Node.js को इंस्टॉल करने की वजह क्या होती है कि जो भी आपकी npx या npm से रेलिवेंट, जो भी Node.js से रेलिवेंट जो आपकी कमांड्स हैं टर्मिनल के अंदर, वो आप यूज़ कर सकें, वो आप अपनी कमांड्स अपने टर्मिनल के अंदर यूज़ कर सकें उन कमांड्स को। यूज़ करने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आप जब कोई Next.js का प्रोजेक्ट आप बनाते हैं तो वो स्टार्ट होता है npx से या फिर npm से। तो कोई भी आप Node.js की डिपेंडेंसी आप इंस्टॉल करते हैं तो वो आपकी npm या npx से जो है वो स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे npm की कमांड को यूज़ करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके पीसी के अंदर Node.js की डिपेंडेंसी Node.js इंस्टॉल होना ज़रूरी है, ठीक है। तो जब आपने एक दफ़ा Node.js इंस्टॉल कर दिया तो दैट मीन्स कि अब आपका npm npx की जो कमांड्स आपकी होती हैं उनको आप ईजिली अपने पीसी के अंदर आप रन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर लेट्स सपोज कि आपने Node.js इंस्टॉल कर दिए। अब Node.js इंस्टॉल करने के बाद अब आपको रन करनी होती है प्रोजेक्ट से रेलिवेंट कमांड के। आपको नया प्रोजेक्ट बनाना है या आपको प्रोजेक्ट को आपको स्टार्ट करना है एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को, तो वो सारी कमांड्स रन करने के लिए आपको Node.js की जब आपने डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर ली तो फिर उसके बाद कोई एरर आपके पास नहीं आना चाहिए Node.js से रेलिवेंट, ठीक है। अच्छा, अब Node.js का अगर फिर भी आपके पास एरर आ रहा है तो उसके अंदर आप देखें कि जो Node.js का पैकेज आपने इंस्टॉल किया है वो आपने कौन सा वर्जन आपने कौन सा इंस्टॉल किया है। मतलब उसके अंदर आप Node.js के अंदर अगर आप यहाँ पे नोड लिखेंगे और Node-v अगर आप लिखेंगे, नोड वर्जन, तो Node-वर्जन अगर आप लिखेंगे तो दैट मीन्स कि आपका Node.js प्रॉपर्ली इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। अगर आपका नोड का वर्जन अगर आपके पास यहाँ पे नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि फिर आपके Node.js की इंस्टॉलेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम है। तो ये Node.js का वर्जन आपके पास यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। और जब यहाँ पे वर्जन आपके पास आ रहा है तो फिर आप ये देखेंगे Node.js का आपने स्टेबल रिलीज़ वाला वर्जन आपने इंस्टॉल किया है या कोई और वर्जन आपने इंस्टॉल किया है। जो आपने वर्जन इंस्टॉल किया है वो ज़्यादा पुराना भी नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे Node.js के ऊपर जाता हूँ, जी ये देखें, अगर नज़र आ रहे होते थे, एक आपका लेटेस्ट होता था और एक आपका स्टेबल रिलीज़ होती थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन्होंने ये एक ही वर्जन यहाँ पे इन्होंने कर दिया, जो कि अच्छी चीज़ है। अब आप इसको यहाँ पे सिंपल जाएं और आप यहाँ पे Node.js का वर्जन आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लें, और अगर आपको कोई और वर्जन इंस्टॉल करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। मतलब इनके अंदर पैकेज मैनेजर के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास Node.js के और भी वर्जन यहाँ पर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो जो भी वर्जन आपको इंस्टॉल करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ओके। अच्छा, जब आपने ये इंस्टॉल कर दिया तो इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, आप Next.js के ऊपर, फॉर एग्जांपल आपको Next.js इंस्टॉल करना है तो Next.js की आप इंस्टॉलेशन के ऊपर आप जाएंगे, और इसकी इंस्टॉलेशन पे जाने के बाद आपको Next.js की क्रिएट प्रोजेक्ट की कमांड आप रन करेंगे तो वो आपके Next.js की इस तरह की प्रोजेक्ट आपका क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो ये आपकी कमांड होती है Next.js के प्रोजेक्ट को क्रिएट करने की, npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप और @latest। फिर उसके बाद ये आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है, तो ये क्वेश्चंस के आप आंसर करें और फिर ये आपका प्रोजेक्ट इस तरीके से क्रिएट कर देगा, ओके। अच्छा, तो जब आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है, जी 1 मिनट रुकिएगा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो क्या कहते हैं, मकान मालिक का मैसेज आया था, वो आधे पौन घंटे के अंदर आएंगे किराएदार जो है, वो आप देख लेना उनको, ठीक है। मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, फिर मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।
सॉरी गाइस। अच्छा, तो जब आप यहाँ पे Node.js को जब आप इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद आपको इस तरह का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिल जाता है। ओके, तो जब आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलता है तो यहाँ पे SRC के डायरेक्टरी के अंदर आपके पास यहाँ पर फोल्डर जिसके बने हुए होते हैं, आपको यहाँ पे package.json की फ़ाइल भी आपको यहाँ नज़र आ रही होती है। फिर इसके अलावा आपको यहाँ पे कंपोनेंट्स, ये हमने खुद ही बनाए हैं कंपोनेंट्स के फोल्डर्स। तो जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर आपको यहाँ पे पेजेस की डायरेक्टरी मिलती है और आपको ये इंडेक्स की फ़ाइल आपको मिलती है और app.tsx और डॉक्यूमेंट्स। तो ये कुछ 2-3 फाइल्स आपको यहाँ पे मिलती हैं। फिर उसके अलावा फिर उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कस्टमाइज़ करते हैं और फिर उसके अंदर आप अपने मल्टीपल कंपोनेंट्स जो आपको बनाने हैं, जो आपको स्ट्रक्चर बनाना है, वो आप फिर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको बनाते हैं। जी, क्लियर है? कोई क्वेश्चन इसके अंदर? जी सर, क्लियर है। थैंक यू वेरी मच सर। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो आज के सेशन को हम मतलब स्टार्ट करते हैं और मैं आपको कुछ 1-2-3 नई चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि लास्ट सेशन के अंदर मैंने आपको कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बताया था कि कंपोनेंट्स किस तरीके से आप क्रिएट करते हैं, और स्टैटिक डायनेमिक राउटिंग मैंने आपको बताई थी कि वो आप किस तरीके से आप बनाते हैं। स्टैटिक राउटिंग क्या होती है, डायनेमिक राउटिंग क्या होती है, और इसके अलावा मैंने आपको कंपोनेंट्स का बताया था, कंपोनेंट्स आप किस तरीके से कॉल करते हैं और उसके अंदर आपको अगर डेटा पासिंग करनी हो तो वो डेटा पासिंग वगैरह आप किस तरीके से आप करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आज के सेशन के अंदर मैं थोड़ा सा आपको प्रॉप्स के बारे में बताऊंगा और प्रॉप्स के अलावा मैं आपको कुछ स्टेट मैनेजमेंट के बारे में कुछ बताऊंगा कि स्टेट मैनेजमेंट्स क्या होती हैं और प्रॉप्स के अंदर और क्या क्या चीज़ें होती हैं प्रॉप्स के अंदर, आप किस तरीके से प्रॉप्स से आप काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेता हूँ, npm run dev। ठीक है, ये प्रोजेक्ट मेरा यहाँ पे स्टार्ट हो गया। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे नज़र आएगा। मैं इसको साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ ताकि इजी हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, एक तरफ कोड आपको नज़र आ रहा है और दूसरी तरफ आपको इसका प्रीव्यू, जो आपका प्रीव्यू है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पर मैंने हेडर बनाया है और हेडर के अंदर मैंने यहाँ पे एज मैंने पास करी और यहाँ पे नेम मैंने यहाँ पे पास किया। ठीक है, और यहाँ पर हेडर के अंदर मैंने नेम यहाँ पे प्रिंट करवाया हुआ है और नेम के साथ मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैं यहाँ पे एज भी इसकी प्रिंट करवा देता हूँ, props.age। अच्छा, अब ये लास्ट टाइम मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज करवा देता हूँ आपको। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो कंसोल है इसके अंदर आपको यहाँ पे नज़र आते हैं जो भी आपने प्रॉप्स यहाँ से आपने पास करवाएं। ओके, तो ये आपको प्रॉप्स आपको यहाँ पे नज़र आते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे आपको एज और नेम का प्रॉप आपको नज़र आ रहा है जो कि हमने पेरेंट टू चाइल्ड हमने पास किया है। पेरेंट टू चाइल्ड क्या है, हमारा पेरेंट हमारा है इंडेक्स जो कि हमारा मेन होम पेज है। ठीक है, इसके अंदर हमने एक कंपोनेंट बनाया है हेडर का और फिर इस हेडर के कंपोनेंट के अंदर मैंने दो प्रॉपर्टीज़ मैंने पास करी हैं, एक है नेम और एक है एज। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आपको मिलती हैं प्रॉप्स के ज़रिए। प्रॉप्स आपका यहाँ पर एक पैरामीटर होता है जो कि आपको यहाँ पे आप इसको यहाँ पे एक्सेस करते हैं और एक्सेस करने के बाद इस पैरामीटर के पास आपकी वो सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपने पेरेंट से पास करी है चाइल्ड को। ठीक है, तो ये हमारा पेरेंट है। यहाँ से आप जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आप पास करेंगे वो सारी प्रॉपर्टीज़ इस प्रॉप्स के पास होंगी। इस प्रॉप से फिर आपको निकालनी पड़ेंगी। प्रॉप से निकालने का तरीका क्या है, आप यहाँ पे प्रॉप्स आप लिखेंगे। जो प्रॉप्स जैसे आप एक सिंपल एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने आपको एक जेसन ऑब्जेक्ट का मैंने आपको बताया था कि जेसन ऑब्जेक्ट्स आपके क्या होते हैं। तो ये आपका सिंपल एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट जो आपका होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर फिर आप उनके जो नेस्टेड जो पैरामीटर्स हैं वो आप यहाँ से गेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने गेट किया है तो जो आपको यहाँ पे नेम नज़र आ रहा है वो आपको props.name से नज़र आ रहा है और इसके बाद जो आपको एज यहाँ पे नज़र आ रही है ये आपकी props.age से आपको इसकी एज आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। अच्छा, और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो ये आपकी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है और ये जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है तो यहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको कर्ली ब्रैकेट यूज़ करना पड़ता है अगर आप रिटर्न के अंदर आप अपनी जावास्क्रिप्ट को आप लिखना चाह रहे हैं।
अगर आप रिटर्न से बाहर यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं जावास्क्रिप्ट तो यहाँ पे आपको कर्ली ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन रिटर्न के अंदर आप अपने सिमेंटिक जो टैग्स हैं, जो आपकी HTML है, वो आप रिटर्न के अंदर लिखते हैं, तो ये आपका HTML का पार्ट होता है। लेकिन बेनिफिट इसका ये है कि आप HTML के अंदर डायरेक्टली आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं, सिंपल कर्ली ब्रैकेट्स आप लगा के, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स लगा के आप जावास्क्रिप्ट पे कोड का आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर प्रॉप्स के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर सिंपल एक वैल्यू आप यहाँ पे पास करें, जैसे कि एज मैंने यहाँ पे पास करी है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो एज पास करी है ये स्ट्रिंग ही हो, ठीक है। यहाँ पे आपकी और भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कोई पूरी लिस्ट आप पास करना चाहें, या फिर आप यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे पास करना चाहें। लेट सपोज़ के मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और इस वेरिएबल का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ फॉर एग्जांपल कस्टमर, ठीक है। कस्टमर के अंदर आपके पास कस्टमर की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती हैं। लेट सपोज फुल नेम, ठीक है, फुल नेम कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल कामरान, और इसके अलावा एज आपकी कुछ भी हो सकती है कस्टमर की, ठीक है। एज के अलावा एड्रेस, ओके, ये एड्रेस मैंने यहाँ पे रख दिया इसका, और अच्छा गलती से फाइल सेव हो गई है मुझसे, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ फ़िलहाल, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने एड्रेस रख दिया, फुल नेम, एज, और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं इसकी और भी जो भी डिटेल्स आपके पास इसकी हैं वो यहाँ पे आप इसकी दे सकते हैं। लेट सपोज फादर नेम, ठीक है, व्हाटएवर। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पर एक कस्टमर का ऑब्जेक्ट बनाया। अब अगर आप इस ऑब्जेक्ट को पास करना चाहें अपने हेडर के ज़रिए, अपने हेडर के अंदर अगर आप इस ऑब्जेक्ट को पास करना चाहें तो आप इस ऑब्जेक्ट को भी पास कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक वैल्यू पास करी है, तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लगाता हूँ कस्टमर, और यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ कस्टमर, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉप्स के अंदर आपको यहाँ पे कस्टमर नज़र आ रहा है, और एज भी नज़र आ रही है, और आपको नेम भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग पास करें, आप यहाँ पे इसके पूरे ऑब्जेक्ट्स और जो भी आप डेटा आप यहाँ से पास करेंगे वो डेटा आपका इसके चाइल्ड के अंदर वो पास हो जाएगा, चाहे वो आपका एक ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो आपका अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो, ठीक है। तो वो जो भी आप यहाँ से आप डेटा पास करेंगे वो डेटा आपका यहाँ पे अंदर पास हो जाएगा। और फिर जब आपका अंदर डेटा पास हो जाता है तो फिर आप यहाँ पे इसको गेट भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर H3 लगाता हूँ और यहाँ पर मैं एक हेडिंग दे देता हूँ कस्टमर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक हेडिंग नज़र आ रही है कस्टमर इन्फॉर्मेशन की, सही है। और इस हेडिंग के अंदर अगर आप यहाँ पे कस्टमर की डिटेल अगर आपको गेट करना चाहें तो आप कस्टमर की डिटेल को निकाल सकते हैं props.customer के ज़रिए, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो आपका ये एक ऑब्जेक्ट है कस्टमर, और इस कस्टमर के अंदर से मुझे डिटेल निकालनी है, मतलब पहले प्रॉप से मुझे कस्टमर निकालना है, ठीक है। कस्टमर के बाद मुझे कस्टमर के अंदर से मुझे निकालना है इसका फुल नेम, लेट सपोज, ठीक है। तो कस्टमर के अंदर प्रॉप से हमने कस्टमर निकाला पहले, अब इसके बाद मैं निकालता हूँ इसका फुल नेम। फुल नेम मैंने निकाला है कस्टमर के अंदर। तो ये जैसे आप यहाँ पे डॉट लगाते हैं तो डॉट का मतलब ये होता है कि आप इसके नेस्टेड वैल्यूज़ आप निकाल रहे हैं। प्रॉप की नेस्टेड वैल्यू है कस्टमर, कस्टमर की नेस्टेड वैल्यू है फुल नेम, ठीक है। तो प्रॉप्स की नेस्टेड वैल्यू नेम थी, तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली प्रॉप से नेम निकाल लिया। अब ये जो नेम है ये आपका कस्टमर के पास है, जो फुल नेम है ये आपके कस्टमर के ऑब्जेक्ट के पास है, और कस्टमर का ऑब्जेक्ट अब है आपके प्रॉप्स के पास, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे कस्टमर इन्फॉर्मेशन के अंदर मैंने यहाँ पे कस्टमर का नाम मैंने प्रिंट करवाया। तो आप अगर यहाँ पे नोटिस करें तो आपको यहाँ पे कस्टमर का नाम आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कामरान। तो इस तरीके से आप जो भी डिटेल आप यहाँ पे निकालना चाहें वो आप कस्टमर की निकाल सकते हैं, ठीक है। ये मैंने मिस स्पेल कर दिया था एड्रेस को, तो जो भी आप यहाँ पर की आप यहाँ पे रखेंगे, ये की से आप यहाँ पर अपनी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपने की आपने यहाँ पे डिफरेंट रखी हुई है तो आपको फिर यहाँ पर भी वही आपको सेम यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे मिस स्पेल करेंगे तो फिर ये आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। जब डाउन कर देता हूँ, अभी सारा हमारा एक ही लाइन के अंदर आ गया, ठीक है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देंगे तो आपको यहाँ फुल नेम नज़र आ रहा है कामरान, एज आपको नज़र आ रही है 23, एड्रेस आपको नज़र आ रहा है कराची पाकिस्तान, फादर नेम में आपको जो भी हमने वैल्यू दी है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो भी आपकी डिटेल्स है वो आप अपने
पेरेंट टू चाइल्ड आप यहाँ पे आसानी से आप पास कर सकते हैं। ओके अच्छा, अब इसके अंदर तो आई होप कि ये प्रॉप्स का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हो गया होगा। प्रॉप्स जो आपकी होती हैं, प्रॉप्स के अंदर आई होप पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ पूछ लें। ये क्लियर है प्रॉप्स? यस सर, क्लियर है। ओके ग्रेट। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पर एक दो चीज़ें और होती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको यहाँ पे हेडर जो हमारा आ रहा है, हेडर के अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे कस्टमर इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाई है। ठीक है जी, एक मिनट रुकिएगा ज़रा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं? फैमिली आ गई है, बताएं मुझे। भाभी पहुंच गई है वहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम सर, आप इस नंबर पे कॉल कर लें। ये वाइफ का नंबर है, तो आप कॉल करके आप इन्फॉर्म कर दें। मैं अभी थोड़ा सा बाहर हूँ, आप इस नंबर पे कॉल करें। वो मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया था, तो वो पहुँच गई होंगी मेरे ख्याल में। आप एक दफ़ा कॉल करके पूछ लें। जी सॉरी गाइस। ओके अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़ और होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी आपको प्रॉप्स के बारे में बताया, तो प्रॉप्स आपकी होती हैं जो कि आपकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपकी पेरेंट टू चाइल्ड डेटा पास करने के लिए। ठीक है, एक इसके अंदर और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है आपकी स्टेट। स्टेट क्या होती है? स्टेट को अगर आप इसके नाम से अगर आप देखें तो आपकी स्टेट आपकी होती है कि कोई भी एक आपका। ओके सर, ओके। मैं अच्छा, स्टेट आपकी एक प्रॉपर्टी होती है जो कि आपकी, अगर आप इसके नाम से देखें स्टेट की, तो स्टेट आपका मतलब ये होता है कि कोई भी आपकी एक स्टैटिक वैल्यू जो आपकी होती है। ठीक है, स्टैटिक वैल्यू मतलब स्टेट को अगर आप इसके नाम से देखें तो स्टेट आपका, फॉर एग्जांपल अभी हमारी स्टेट क्या है? अभी हमारी स्टेट ये है कि आप एक सेशन ले रहे हैं और मैं आपको जो है वो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये अभी हमारी स्टेट है। अब आधे एक घंटे के बाद क्या होगा कि मैं इस सेशन को क्लोज़ कर दूंगा, तो वो हमारी स्टेट चेंज हो जाएगी। ठीक है, मतलब स्टेट आपकी एक वैल्यू होती है जो कि आपकी चेंज हो सकती है। ठीक है, अब वो वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज के अगर हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकल वे में देखें, तो अभी आप कस्टमर की इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं कामरान फॉर एग्जांपल। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास इस तरह के सिनेरियोज हो सकते हैं कि आप यहाँ पे आपके पास यहाँ पे मल्टीपल कस्टमर्स लिस्ट हो रहे हों और आप जिस कस्टमर पे क्लिक करें तो उस कस्टमर की डिटेल आपके पास यहाँ पे शो हो रही हो। मतलब यहाँ पे अभी जो स्टेट है इसकी ये है कि मैं अभी कामरान की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे अगर मुझे इसकी स्टेट चेंज करनी है, लेट्स सपोज कि मुझे किसी दूसरे कस्टमर की इन्फॉर्मेशन मुझे दिखानी है, तो वो इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए मतलब अब मुझे उसकी स्टेट चेंज करनी पड़ेगी। तो स्टेट का आपका यहाँ पर जो टर्म होती है वो होती है कि जो आपकी चेंजेबल वैल्यूज़ होती हैं उनको आप स्टेट कहते हैं इसके अंदर। ठीक है, स्टेट आपकी होती है जिसको आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर आपकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं कि फॉर एग्जांपल कि लेट्स सपोज के मैं यहाँ पे एक इनपुट बनाता हूँ, लेट्स सपोज, या फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक, अच्छा मैं पहले आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वेबसाइट ओपन करता हूँ ilmiz.com की। ठीक है, ilmiz.com की वेबसाइट के अंदर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अभी आपके पास जो यहाँ पे पेज आपको नज़र आ रहा है, इस पेज को के नज़र आने से पहले यहाँ पर आपके पास लोडिंग आपको शो हो रही थी। ठीक है, लोडिंग आपकी एक स्टेट थी कि जब तक आपका कंटेंट लोड हो रहा है तो आप यहाँ पे लोडिंग आप यहाँ पर दिखाएं, तो वो आपकी एक स्टेट है लोडिंग। तो जब आपका कंटेंट लोड हो गया है तो अब वो लोडिंग जो है आपकी लोडिंग ख़त्म हो जाएगी और आपको कंटेंट आपका नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी एक एग्जांपल है आपकी स्टेट की। अब दूसरी एग्जांपल क्या है स्टेट की कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो ट्यूटोरियल्स का मेन्यू है इसके ऊपर मैं यहाँ पे माउस ओवर करता हूँ
तो ये आपकी एक स्टेट है कि जो मैं जब यहाँ पे माउस ओवर करूँ तो आपको ये मेन्यू विजिबल होना चाहिए, अदरवाइज़ ये मेन्यू विजिबल नहीं होना चाहिए। ये एक सेकंड एग्जांपल मैंने आपको दी है स्टेट की, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखें तो अभी इसकी स्टेट क्या है, अभी इसकी स्टेट ये है, अगर आप इस कार्ड की बात करें जो काशिफ शहजाद हैं, इनकी अभी स्टेट क्या है कि ये अभी मेरे कनेक्शन के अंदर नहीं है। अगर मुझे इनको कनेक्शन बनाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अभी आप अगर यहाँ पर नोटिस करें तो आपको यहाँ पे कनेक्ट का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है जिसके ऊपर आपके बटन का टेक्स्ट है कनेक्ट। तो जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूँगा तो कनेक्ट करने के बाद अब इसकी स्टेट हो रही है लोडिंग, मतलब अब आपकी ये कनेक्शन आपका बन रहा है। अब जैसे इसका कनेक्शन बन जाए तो आपको यहाँ पे दिखा देना है कनेक्टेड, ठीक है। तो ये आपकी अलग अलग स्टेट की आपके पास एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं जो कि आपकी वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, वो आपकी एक अलग स्टेट होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दी है इसकी स्टेट की। तो अच्छा, अब इसको ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट इसका समझा दिया कि स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है। इसको दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा मीटिंग को, अभी ये एंड होने वाली है, ओके। अच्छा, तो स्टेट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, अब बल्कि आप इसको दोबारा ज्वाइन कर। अच्छा, अब स्टेट का मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया कि स्टेट आप तब बनाते हैं जब आपको कोई ऐसी वैल्यू डिफाइन करनी हो जो कि आपकी चेंजेबल वैल्यूज़ हो, जो कि चेंज हो सकती हो, ठीक है। तो वो आपको कोई ऐसी वैल्यू डिफाइन करनी है जो कि चेंज हो सकती हो। अच्छा, अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं? डिफाइन करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होता है, आपको यहाँ पे बनाना होता है एक वेरिएबल आप बनाते हैं और इस वेरिएबल को आप रखते हैं अरे, ठीक है। अरे मतलब इसको ये वैल्यू आपकी दो वैल्यूज़ एक्सेप्ट करता है। एक आपकी होती है स्टेट का वेरिएबल का नाम, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रख देता हूँ कस्टमर, ठीक है। और एक आपको फंक्शन डिफाइन करना होता है। वो फंक्शन आपका क्या होता है? वो फंक्शन आपका होता है जिसके ज़रिए आप इस वैल्यू को चेंज कर सकें, ठीक है। मतलब ये आपका वेरिएबल है, ये आपकी वैल्यू नहीं है, ये जहन में रखिएगा। ये आपका वेरिएबल है जिससे आप इस स्टेट को आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं, ओके। आपको कहीं पे भी अगर आपको इस स्टेट की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना हो तो आप इस वैल्यू को यूज़ करते हैं इसको डिस्प्ले करवाने के लिए। अच्छा, अब सेकंड वेरिएबल मुझे रखना होता है जब मुझे इसकी इस स्टेट की वैल्यू चेंज करनी होगी तो मैं इस फंक्शन को यूज़ करूंगा जो कि मैं सेकंड पैरामीटर में यहाँ पर डिफाइन करूंगा। तो सेकंड पैरामीटर डिफाइन करने के लिए जो नॉर्मली जो पैटर्न यूज़ करते हैं वो आपका सेट हम स्टार्ट में ऐड कर देते हैं और फिर यहाँ पे हम कैपिटल केस के अंदर जो भी हमें सेट करना होता है, जैसे कस्टमर है तो कस्टमर को हमें दूसरा कस्टमर हमें सेट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सेट कस्टमर का हमने एक फंक्शन बना दिया। अब सेट कस्टमर एक तरह से आपका अगर इसके नाम से ही वाज़ेह है कि अगर आपको कोई कस्टमर सेट करना है इस वेरिएबल के अंदर तो आप यहाँ पे इस फंक्शन को आप यूज़ करते हुए आप इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया और इस वेरिएबल के अंदर मैं यहाँ पे इज़ इक्वल टू डाल के मैं यहाँ पे इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू में यहाँ पे डिफाइन करना है। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है कि फॉर एग्जांपल बाय डिफ़ॉल्ट आपके कस्टमर की अभी हमने यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल डिफाइन किया और हमने यहाँ पे इसका चेंज करने का फंक्शन हमने यहाँ पर डिफाइन किया, लेकिन हमने अभी तक वैल्यू हमने डिफाइन नहीं करी। वैल्यू डिफाइन करने के लिए आपको यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करना होता है जिसको हम कहते हैं यूज स्टेट, ठीक है। यूज स्टेट का आपको यहाँ पे फंक्शन यूज़ करना होता है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे यूज स्टेट यूज़ किया तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है यूज स्टेट रिएक्ट के अंदर से, ठीक है। मतलब यूज स्टेट का एक फंक्शन है जो कि हमें रिएक्ट जेएस प्रोवाइड करता है। अगर आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट अगर आप नहीं यूज़ करना चाह रहे तो आप यहाँ पर इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पर यूज स्टेट को राइट डाउन करना चाहूँ तो मैं इसको राइट डाउन भी यहाँ पे कर सकता हूँ, इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे यूज स्टेट को रिएक्ट के अंदर से मैं यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया, फिर इंपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इंपोर्ट करना ज़रूरी है। अगर आप ये इंपोर्ट नहीं करेंगे तो इस आपकी फ़ाइल को नहीं पता चलेगा कि यूज स्टेट क्या है। मतलब यूज स्टेट को आपको बताना पड़ेगा कि यूज स्टेट आपको कौन से पैकेज के अंदर से आपको इंपोर्ट करना है, क्योंकि अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो आपकी ये सिंपल एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है। इस फाइल को कुछ नहीं पता कि आप इस फाइल के अंदर क्या जावास्क्रिप्ट आप लिख रहे हैं। मतलब ये रिएक्ट का पार्ट है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप रिएक्ट जेएस को बगैर इंपोर्ट किए आप यूज़ कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपको रिएक्ट जेएस के अंदर से भी अगर आपको कोई चीज़ इंपोर्ट करनी होगी तो वो आप यहाँ पर इसको इंपोर्ट करके आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना आपको ज़रूरी है। इंपोर्ट आप नहीं करेंगे तो फिर आप यूज़ नहीं कर पाएंगे इन फंक्शंस को, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यूज स्टेट मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। अब यूज स्टेट मैंने क्यों डिफाइन किया, क्योंकि मुझे इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मुझे सेट करनी है, ठीक है। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू मुझे क्या सेट करनी है कि फॉर एग्जांपल मैं डिफ़ॉल्ट में इसको बता देता हूँ यहाँ पे
कि डिफ़ॉल्ट के अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट बता रहा हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे कस्टमर का नाम मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। नाम क्या है, नाम है लेट्स सपोज़ के इकबाल नाम है इसका, ओके। और इसकी एज है फॉर एग्ज़ाम्पल 40। और इसके अलावा इसका जो एड्रेस है इसका लेट्स सपोज़ पेशावर। और इसके अंदर और भी आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ओके। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पे इसकी स्टेट की आपको यहाँ पे इस जो हमारा कस्टमर है वो हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया हुआ है, जिसको मैं यहाँ से फ़िलहाल रिमूव कर रहा हूँ, ओके। अच्छा, अब ये जो यहाँ से मैंने रिमूव किया है अपने कस्टमर की डिटेल को, अब जब हमने यहाँ से रिमूव किया है तो रिमूव करने के बाद आपको यहाँ पे कस्टमर की डिटेल अब आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कस्टमर को यहाँ पे मैं कॉल करूँ डॉट नेम, तो अब यहाँ पे आपको यहाँ पे इकबाल नज़र आ रहा है। इकबाल आपको क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि मैंने आपको जैसा आप बताया था कि जो कस्टमर है, ये जो आपका वेरिएबल है, इसको यूज़ करते हुए आप इसकी वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ और इसको मैं हटा देता हूँ वेलकम टू होम पेज, ताकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करें, ठीक है। सारी चीज़ें मैं इसकी यहाँ से हटा देता हूँ फॉर नाउ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ इकबाल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है और इसके अंदर मैं यहाँ पे पैराग्राफ रख देता हूँ इसको, ओके। और पैराग्राफ के बाद यहाँ पर मैंने इसकी एज कॉल कर दी और एज के बाद मैंने यहाँ पे इसका एड्रेस मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। तो अब आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है? अब आपको यहाँ पे कस्टमर की डिटेल आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, जिसमें आपका नेम नज़र आ रहा है, एज नज़र आ रही है और एड्रेस नज़र आ रहा है। ये आपको नज़र आ रहा है इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू से, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे अगर हम एक बटन लगा दें, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे बटन लगा दूँ कि बटन और यहाँ पर मैं लगा दूँ चेंज अपडेट कस्टमर फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक बटन लगाया अपडेट कस्टमर का और इसकी मैं टाइप डिफाइन कर देता हूँ बटन। तो अब जब मैं यहाँ पे बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने बटन तो मैंने यहाँ पे लगा दिया, लेकिन मैंने यहाँ पर मैंने कोई ऐसा इवेंट मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया कि इसके क्लिक के ऊपर ये बटन आपको यहाँ पे इसकी जो कस्टमर की वैल्यू है वो यहाँ पे चेंज हो जाए, ठीक है। तो वो अभी मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया। तो वो डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अभी आप ये इवेंट्स के ऊपर आप गौर मत करिएगा, आप जस्ट इसको ये देखें कि जब मैं यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ और यहाँ पर मैं एक फंक्शन डिफाइन, अभी आप इसके ऊपर में जाएगा कि ये इवेंट क्या है और ये फंक्शन क्या है, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। अभी आप सिर्फ स्टेट के ऊपर अभी आप फोकस रखें, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया अपडेट कस्टमर, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर मैंने सिंपल, अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपको ऑन क्लिक का मतलब क्या है कि इस बटन के ऊपर जब यूज़र क्लिक करे तो क्लिक करने के बाद क्लिक करने के ऊपर ये फंक्शन आपका कॉल हो, ये फंक्शन कॉल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे सिंपल अभी क्या करवाता हूँ आपको समझाने के लिए, मैं यहाँ पे सिंपल एक कंसोल करवाता हूँ। कंसोल मैंने करवाया कि कस्टमर इंफॉर्मेशन शुड अपडेट नाउ, ठीक है। तो मैं यहाँ से सारे कंसोल को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं अपडेट कस्टमर करता हूँ। तो आपको यहाँ पे सिर्फ कंसोल आपको नज़र आएगा कस्टमर इन्फॉर्मेशन शुड अपडेट नाउ। तो अभी ये अपडेट नहीं होगी, अभी मैंने यहाँ पे क्या करवाया, मैंने यहाँ पे सिंपल कंसोल करवाया है, ठीक है। अच्छा, अपडेट करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको ये इस वेरिएबल की वैल्यूज़ को आपको अपडेट करना है तो अपडेट करने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, सेट कस्टमर, ये जो आपने अपना फंक्शन यहाँ पे डिफ़ाइन किया है, सेकंड वैल्यू जो आपने डिफ़ाइन करी है, इसको आपको यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। और जैसे कि ये फंक्शन है तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और इस ब्रैकेट के अंदर आपको जो भी वैल्यूज़ आपको यहाँ पे अपडेट करनी है वो आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे इकबाल से चेंज करके मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कर देता हूँ रहीम, ओके। और इसकी जो और इसका जो एड्रेस है, एड्रेस में कर देता हूँ लाहौर और एज जो है इसकी वो मैं कर देता हूँ 30 फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जब इसके ऊपर अपडेट हो जाए मेरी इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे जब सेट कस्टमर जब मेरा यहाँ पर हो रहा है, सेट कस्टमर हो जाए और सेट कस्टमर के अंदर जो न्यू इन्फॉर्मेशन है कस्टमर की वो मेरी नेम हो जाए यहाँ पे, और उसके बाद एज इसकी 30 और एड्रेस मेरा चेंज हो जाए लाहौर से। तो जो मेरी इस वेरिएबल की इन्फॉर्मेशन है
वो मेरी यहाँ पर अपडेट हो जाएगी जब मैं इस अपडेट कस्टमर पे क्लिक करूँगा। अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको किया है कि जब मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू क्या है, इकबाल, एज 40 और एड्रेस है पेशावर। अब जब मैं इसको अपडेट करता हूँ तो अपडेट करने के बाद अब आपको यहाँ पे जो वैल्यू नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है आपको नेम रहीम, और एज आपको 30 नज़र आ रही है, और एड्रेस आपको लाहौर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी जो डिटेल है, वो आप यहाँ पर इस तरह से आप इसको अपडेट कर सकते हैं। ओके अच्छा, अब ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी कि आप किस तरीके से आप कस्टमर के ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी डेटा की जो टाइप्स होती हैं वो यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसकी जो डेटा की टाइप है वो मैंने ऑब्जेक्ट रखी है। अब अगर आप यहाँ पर कोई अरे आपका हो या फिर कोई आपकी बुलियन वैल्यू हो तो आप यहाँ पर किसी भी डेटा टाइप को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये आपकी इंफॉर्मेटिव आपकी चीज़ है तो आप इसको चेंज करें। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर एक कंडीशन डिफाइन करनी है कि मेरे पास यहाँ पर एक कंडीशन है जिसको मैं करता हूँ शो एड्रेस फॉर एग्जांपल, और मैं यहाँ पे इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ फॉल्स। तो अब यहाँ पर आपका क्या है कि मैंने यहाँ पर सिंपल एक वैल्यू मैंने डिफाइन करी, और वैल्यू डिफाइन करने के बाद अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया, मैंने आपको कुछ कंडीशंस मैंने बताई थी जावास्क्रिप्ट की, जो कि आप अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ जावास्क्रिप्ट की कंडीशंस बताई थी, इनलाइन कंडीशंस, शॉर्ट हैंड कोडिंग की, तो वो आप यहाँ पर इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, शो एड्रेस मैंने बताया कि जब मेरा शो एड्रेस की वैल्यू मेरी ट्रू हो तब मेरा यहाँ पर एड्रेस यहाँ पर शो होना चाहिए, अदरवाइज़ एड्रेस मेरा शो नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अगर आप यहाँ पर इसको देखें थोड़ा सही तरीके से, तो अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर शो एड्रेस को मैंने बताया कि अगर मेरा शो एड्रेस ट्रू है, ठीक है, आप इसको इस तरीके से लिखें या फिर आप इसको इस तरीके से लिखें तो दोनों का रिज़ल्ट आपका सेम ही होता है, जबकि ये बुलियन वैल्यूज़ हो। ठीक है, तो ये आपका सिमिलर इसका रिज़ल्ट होगा। तो अभी मैंने यहाँ पर इसको शॉर्ट हैंड कोडिंग मैंने यहाँ पर करी है, जिससे मैंने बताया कि शो एड्रेस जब मेरा ट्रू हो तब मेरा एड्रेस शो हो, अदरवाइज़ शो नहीं होना चाहिए। शो एड्रेस क्या है आपका, ये मेरी एक स्टेट है जो कि मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन करी है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये मैंने एक अपनी स्टेट डिफाइन करी शो एड्रेस, जिसकी मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखी है फॉल्स। तो यहाँ पे अब मेरा एड्रेस यहाँ पर शो नहीं हो रहा क्योंकि इसकी एड्रेस की वैल्यू है फॉल्स। अब अगर मुझे यहाँ पर शो एड्रेस करवाना है तो मैं यहाँ पे एक बटन बनाऊँ फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर मैं बताऊँ शो एड्रेस, और मैं इसके ऑन क्लिक के ऊपर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि सेट शो एड्रेस, और मैं इसको कर देता हूँ ट्रू। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे दो बटन्स आपको नज़र आ रहे हैं, दो बटन्स आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, एक आ रहा है आपको शो एड्रेस और एक आपको नज़र आ रहा है अपडेट कस्टमर इन्फॉर्मेशन। तो अपडेट करता हूँ मैं कस्टमर इन्फॉर्मेशन, तो ये अपडेट तो हो गई मेरी। अब अगर मैं शो एड्रेस करता हूँ तो अब मेरा एड्रेस यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी स्टेट की वैल्यूज़ को, जिसको आपको चेंज करना हो, जो आपकी चेंजेबल वैल्यूज़ हो, आप उनको यहाँ पर अपनी स्टेट के अंदर आप उनको मैनेज कर सकते हैं। और इसके अंदर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर आप अपनी स्टेट्स आप यहाँ पर बनाएं, अपने पेरेंट कंपोनेंट के अंदर आप स्टेट बनाएं, फिर उन स्टेट की वैल्यूज़ को आप यहाँ पर पास करें, और जब आपकी पेरेंट कंपोनेंट के अंदर जब आपकी स्टेट की वैल्यू जब आपकी अपडेट होंगी तो वो ऑटोमेटिकली आपके चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे अलग बनाना पड़ेगा, यहाँ अलग बनाना पड़ेगा। मतलब अगर आप पेरेंट के अंदर आप इन स्टेट्स को अगर आप पेरेंट के अंदर बनाते हैं और इन स्टेट की वैल्यूज़ को आप चाइल्ड आपके जो कंपोनेंट है उनके अंदर आप पास करते हैं तो वहाँ पर भी वो ऑटोमेटिकली आपकी स्टेट की वैल्यूज़ अपडेट हो जाती हैं। ठीक है, तो मतलब ये आपकी शेयर्ड या आपका एक स्टेट जो प्रॉप्स होती हैं, ये प्रॉप्स के ज़रिए आप कोई भी वैल्यूज़ को आप पास कर सकते हैं, चाहे वो आपकी स्टेट की वैल्यूज़ हों या फिर आपकी वो प्रॉप्स हो, तो कोई भी आपकी वैल्यू हो वो आप पास कर सकते हैं अपने पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट्स के अंदर। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसके अंदर अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वैसे स्टेट की तो मुझे समझ आ गई है, पर मैंने क्वेश्चन ये करना था कि ये काम हम वेरिएबल के जरिए भी कर सकते हैं, तो स्टेट का इसमें क्या मकसद बनाने का? वेरिएबल को आप अपडेट करवा सकते हैं।
वेरिएबल को आप अपडेट कैसे करवा, मतलब वेरिएबल का अपडेट करने का मकसद ये है कि आप वेरिएबल को आप यहाँ पे जब बनाएंगे ना, तो फिर आप इसको यहाँ पे आपको डिफाइन करने पड़ेंगे, आपको अलग अलग वेरिएबल्स, फिर आप उसको लेट के ज़रिए आप उसको अपडेट कर रहे होंगे, जो कि सही प्रैक्टिस नहीं होती। रिएक्ट के अंदर जो इसका स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो आपकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी होता है, और फिर वेरिएबल्स को आपको थोड़ा मैनेज करने में भी प्रॉब्लम होती है। जब आपके एक लार्ज स्केल एप्लीकेशंस होती हैं, फिर उनके अंदर आप वेरिएबल्स को मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि स्टेट के अंदर क्या होता है कि अभी तो आप यहाँ पे बहुत सिंपल सिनेरियो देख रहे हैं। अब समटाइम्स ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि ये डिटेल्स आपकी डायनेमिक होती हैं। डायनेमिक का मतलब ये है कि आपकी एपीआई से रिस्पांस आपके मिल रहे होते हैं, फिर उसके बाद आपकी जो वैल्यूज़ है वो आपकी बाद में सेट हो रही होती है जब आपको रिस्पांस मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के जब आपके पास कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज आते हैं, फिर उसके अंदर आपके वेरिएबल्स का यूजेज आपका पॉसिबल नहीं होता, तो फिर उसके लिए आपको स्टेट ही आपको यूज़ करनी पड़ती है। तो स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है अभी आपको ये थोड़ा सिंपल लग रहा है, लेकिन बाद में जब हम इसके अंदर एपीआईज वगैरह इंटीग्रेट करेंगे और फिर जब आपको डेटा इसका आपको चेंज करना पड़ेगा, तो फिर उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको हो सकती है जब आप इसको वेरिएबल पे की बेस के ऊपर आप बनाएंगे। तो स्टेट का रिएक्ट का कॉन्सेप्ट, रिएक्ट जैसा कॉन्सेप्ट ये है कि आप स्टेट को किसी भी वक्त आप चेंज कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि स्टेट आप मतलब कोई वेरिएबल आप कॉन्स बनाएं या लेट बनाएं, तो वो आप स्टेट को आप किसी भी स्टेज के ऊपर आप चेंज कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन के अंदर आप उसको अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक फंक्शन नज़र आ रहा है, लेकिन जो लार्ज स्केल एप्लीकेशंस होती हैं उसके अंदर आपको 10-10, 12-12 फंक्शंस होते हैं और बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं। तो उनके अंदर आपको फिर स्टेट की वेरिएबल की वैल्यूज़ को आप मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि उसके अंदर अपने वेरिएबल्स भी बने हुए होते हैं, और स्टेट आपको थोड़ा सा एक सेपरेट आइडेंटिटी भी वो बना देते हैं। जैसे वेरिएबल और स्टेट के अंदर आप पे थोड़ी सी सेपरेशन हो जाती है कि वेरिएबल्स कौन से हैं और स्टेट कौन से हैं आपके। ओके सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम जी। कोई क्वेश्चन किसी का? सर प्रोजेक्ट कब से स्टार्ट करेंगे? सर ये बेसिक्स आप लोग आज कवर कर लें, मैं कल से प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देता हूँ। जी जी ठीक है। तो प्रोजेक्ट तो आप लोग ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा वेट करें प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए। आप लोग अपने HTML CSS वगैरह के प्रोजेक्ट्स जो आप बना रहे हैं या फिर कोई दूसरे प्रोजेक्ट्स आपके पास हैं, तो आप उनको अपने हिसाब से आप React.js में कन्वर्जन आप उसकी स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर वो हम डिस्कस कर सकते हैं अपने सेशंस के अंदर, ठीक है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि बजाय इसके कि मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट बना के दिखाऊँ, आप खुद प्रोजेक्ट को बनाएँ और फिर उसके अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फिर वो आप मुझसे पूछें, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। मतलब मैं तो यहाँ पे बना सकता हूँ, 1-2-4 प्रोजेक्ट्स में बना के दिखा सकता हूँ, लेकिन उससे मुझे बेनिफिट होगा, आप लोगों को कोई बेनिफिट उससे नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि आप खुद अपने प्रोजेक्ट्स को बनाएं और उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फिर उनको हम यहाँ पर डिस्कस करें। तो वैसे मैं प्रोजेक्ट आपको बनवाना शुरू करूँगा, जो हमारी ये बेसिक्स थोड़ी ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद मैं प्रोजेक्ट्स आपको बनवाना शुरू करूँगा। जी सर, ठीक है। ओके, तो फिर आज का सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में कल मुलाकात होती है। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। सर एक और क्वेश्चन। जी बोले। सर जो इतने सारे फ्रेमवर्क जावास्क्रिप्ट के आए हुए हैं, जिस तरह एंगुलर है, व्यू है, ये रिएक्ट है, तो इन सब में क्या फ़र्क है? बंदा एक बेसिक रिएक्ट सीखता तो आगे और भी फिर आगे एंगुलर व्यू आ जाते हैं बंदा। नहीं, असल में फ़र्क तो एज सच इतना ख़ास नहीं होता है। फ़र्क तो आपका ये है कि सिंगल पेज एप्लीकेशंस हैं और इसकी जो स्ट्रक्चर है और जो इसका इजी टू लर्निंग वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें डिफरेंस है। बाकी ये है कि आप किसी भी फ्रेमवर्क को आप पिक करें तो उसकी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ और उसकी स्केलेबिलिटी और वो सारी चीज़ों को देखते हुए आप पिक करें। तो जैसे कि React.js को करवाने का मकसद ये है कि React.js आपका ऐसा फ्रेमवर्क है कि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा मेन बेनिफिट है। मतलब मैं Vue.js भी करवा सकता हूँ, एंगुलर भी करवा सकता हूँ, लेकिन आपकी Vue.js की और एंगुलर की डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी React.js की होती है। और React.js का एक मेन बेनिफिट ये है कि आप अगर React.js सीख लेते हैं तो आप मोबाइल एप्लीकेशंस के ऊपर भी आप जा सकते हैं। तो क्योंकि एंगुलर वगैरह के अंदर मोबाइल एप्लीकेशंस की सपोर्ट नहीं होती, लेकिन React.js जब आप कर लेते हैं तो फिर आप React नेटिव को बहुत ईजिली आप पिक कर सकते हैं। तो वो आपका बहुत आसान हो जाता है React.js के अंदर अगर आप इसको पिक कर लेते हैं। तो बेहतर है कि आप React.js के ऊपर स्टक रहें और इसके अंदर आप अपनी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ को आप फाइंड आउट करें।